Welcome to Educare. Next our topic is basic computation of income tax. Basis of assessment. Individuals are assessed to income tax on their income arising in a tax year. एक टैक्स ईयर में जो उनकी इनकम अराइज होती है उसकी बेस पे उन पे टैक्स अप्लाई किया जाता है. टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 6th of April से and it ends on following 5th April. टैक्स ईयर जो हमारा करंट इस साल का टैक्स ईयर है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 6th April 22 एंड एंड्स ऑन 5th April 22 एंड इसे रेफर करेंगे टैक्स ईयर 22-23. Computation of taxable income. An individual income from all sources is aggregated in a personal tax computation for each tax year. एक इंडिविजुअल डिफरेंट सोर्सेज से इनकम हासिल कर सकता है. ही कैन ड्राइव इनकम फ्रॉम हिज ट्रेड, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट, फ्रॉम प्रॉपर्टी, फ्रॉम पेंशन, और ही कैन एज वेल अर्न इनकम एज अ सेविंग इनकम. तो जब उसकी हमने टैक्स कंप्यूटेशन करनी है तो उस इंडिविजुअल पर्सन ने जहाँ से भी जितने भी सोर्सेज से इनकम ड्राइव की है वो सब सोर्सेज एग्रीगेट कर दिए जाते हैं. एक फॉर्मेट आपके पास फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. दिस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम विच आर सेड टू बी नॉन सेविंग, सेविंग एंड डिविडेंड इनकम एंड टोटल. Now there are different types of income like trading income, which is as a result of trading by that person, and it is recorded as non-saving income. Then there is a employment income. Employment income, income earned by a person through his employment, अपनी जॉब से जो इनकम अर्न कर रहा है, and this is also classified as non-saving income. Then property income, income derived from a property, let out कर दी प्रॉपर्टी, उससे जो इनकम हासिल की, that is said to be property income. Again इसे non-saving income ही क्लासीफाई किया जाता है. And last है pension income. This is again classified as non-saving income. Then there is a building society interest which is classified as saving income. And bank interest, again saving income. And dividend is said to be your dividend income. Dividend and saving income के points हम next lecture में consider करेंगे. But after including all this income, after adding up all these income, we will get the total income. Total income जो भी है वो आप यहाँ पे record करेंगे. जो भी आपकी ट्रेडिंग इनकम है वो आप टोटल के कॉलम में साथ साथ मेंशन करते जाएंगे, वेदर इट इज़ अ नॉन सेविंग इनकम, वेदर इट इज़ अ सेविंग इनकम और वेदर इट इज़ अ डिविडेंड इनकम. इट विल बी रिकॉर्डेड इन द टोटल कॉलम एंड हेंस यू विल कैलकुलेट द टोटल इनकम. एंड फ्रॉम दिस टोटल इनकम वी विल डिडक्ट रिलीफ्स इफ देयर इज़ एनी रिलीफ गिवन इन द क्वेश्चन. And later on we will discuss the types of relief available for the individual, but these are said to be amount which will reduce their total income. इसकी एग्जांपल में क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह आ जाती हैं जिन्हें हमने कंसिडर करना है. बट आफ्टर डिडक्टिंग रिलीफ फ्रॉम टोटल इनकम वी विल गेट द नेट इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. आप जब रिलीफ को डिडक्ट करेंगे टोटल इनकम में से तो यू विल गेट द नेट इनकम. और नेट इनकम में से पर्सनल अलाउंस, एन अलाउंस अलाउड टू ऑल इंडिविजुअल, ऑलमोस्ट ऑल इंडिविजुअल इन UK is deducted from there, and for the current year the amount of allowance is 12,570. Remember, we might need adjustment in the value of this allowance. ज़रूरत पड़ सकती है कि हम इस पर्सनल अलाउंस की अमाउंट को एडजस्ट करें, और ये होता है उस सूरत में कि अगर इंडिविजुअल एक हाई अर्नर है तब उसके पर्सनल अलाउंस की अमाउंट को एडजस्ट किया जाता है. बट सिंपली
After deducting personal allowance from net income, we will get the taxable income. This is the income कि जिस पे टैक्स इम्पोज किया जाता है. So this is a format. Again we are discussing about the types of income. Non-saving income में आपके पास ट्रेडिंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम, प्रॉपर्टी इनकम और पेंशन इनकम आती हैं. वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को हमने अगले चैप्टर्स में डिस्कस करना है इन डिटेल कि ट्रेडिंग इनकम के हवाले से उसे कैलकुलेट करने के क्या रूल्स हैं. एम्प्लॉयमेंट इनकम के रूल्स सबसे ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव हैं. प्रॉपर्टी इनकम एंड पेंशन इनकम. देन देयर आर सेविंग इनकम, बैंक इंटरेस्ट, building society interest. Apart from this, remember that interest from companies loan stock, interest from government stock, interest from national saving and investment account, these are also known to be saving income. While dividend income, income earned as a result of owing of shares in company. आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं और उसके रिजल्ट के तौर पे आपको डिविडेंड के नाम से इनकम ड्राइव हो रही है. सो दैट इज़ नोन टू बी डिविडेंड इनकम. देन देयर आर एग्जाम्प्ट इनकम, मीन्स वो इनकम के जिन पे कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया जाता, जो आपकी इनकम में शामिल नहीं की जाती. इनकम फ्रॉम सर्टन इन्वेस्टमेंट इज़ एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स. दे आर यूजफुल फॉर टैक्स प्लानिंग, लाइक income from national savings certificates, statutory redundancy money, winning including premium bond prize, scholarship, interest on damages for personal injuries, local authority grants, and income from investment made through individual saving account. Now it is about personal allowance. Every taxpayer in UK is entitled to a personal allowance. Personal allowance एक tax free income है that every taxpayer is entitled to each tax year. Amount is reduced or potentially reduced to nil for high income individuals. तो ये इसी को कहा जाता है कि we need some time to adjust the personal allowance. लेकिन वो किस सूरत में एडजस्टमेंट करनी है कि अगर वो इंडिविजुअल हाई अर्नर है. एवरी टैक्स पेयर इंक्लूडिंग चिल्ड्रन इज एंटाइटल्ड टू अ पर्सनल अलाउंस. पर्सनल अलाउंस फॉर दिस टैक्स ईयर 22-23 इज 12,570. Remember that this is particularly for F6 paper. In the TX examination, means tax examination, the PA should always be deducted from the taxpayer's net income from the different sources in the following order. Means whatever is your non-saving income, first it will be reduced by personal allowance. Then if there is some personal allowance remaining, like for example हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस जगह पर जो नेट इनकम थी that is set to be 8,000. For example, saving income है आपकी 3,000 और डिविडेंड इनकम है आपकी 2,000. अब पर्सनल अलाउंस की अमाउंट है 12,570. तो 12,570 में से 8,000 पहले सेविंग इनकम नॉन सेविंग इनकम को निल कर देगा. बाकी आपके पास 3,000, बाकी आपके पास कितना अलाउंस बचा 4,570. उसमें से आप ऑर्डर के हिसाब से सेविंग इनकम को रिड्यूस करेंगे. दिस इज़ अबाउट द सीक्वेंस कि आपने किस तरतीब से पर्सनल अलाउंस को इनकम में से डायरेक्ट करना है. मतलब यहाँ पे तो आप उसे डिडक्ट कर देंगे इन फुल, बट यहाँ पे डिडक्ट करने के लिए यू नीड टू नो कि फ़र्स्ट आपको किस ऑर्डर में इसे रिड्यूस करना है. रिमेंबर आप P6 में जब जाएंगे तो ये ऑर्डर आपके लिए चेंज हो जाएगा, बट TX यानी F6 के एग्ज़ाम के लिए उन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया है कि फर्स्ट यू हैव टू डिडक्ट द पर्सनल अलाउंस अगेंस्ट द नॉन सेविंग इनकम, देन सेविंग इनकम एंड देन डिविडेंड इनकम. बाकी अब आपके पास 11,000 का आपने पर्सनल अलाउंस डिडक्ट कर दिया, रिमेनिंग जो 1570 आपका बचा अलाउंस वो डिविडेंड इनकम में से डिडक्ट करेंगे. सो दिस इज़ अबाउट द ऑर्डर के जिसमें आपने पर्सनल अलाउंस को डिडक्ट करना.
Now about assessable persons. All individuals, including children, are chargeable to income tax. Both spouses within a married couple are treated as separate individual, यानी husband and wife दोनों को अलग-अलग पर्सन ट्रीट किया जाता है इनकम टैक्स पर्पस के लिए. All person resident, we will discuss the topic of resident, for tax purpose in UK are assessed to UK tax on their worldwide income. Means जो भी पर्सन रेजिडेंट है यूके का, उसे ना सिर्फ अपनी यूके की इनकम पे टैक्स पे करना है, बल्कि अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे भी उसे यूके टैक्स पे करना है. मैरिड कपल, स्पेशल रूल्स हैं मैरिड कपल के लिए, स्पेशली कि अगर वो कोई प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन कर रहे हैं, इफ दे हैवंट सिलेक्टेड एनी रेशियो ऑफ इनकम, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ ने दोनों ने कंबाइनली एक प्रॉपर्टी ओन की जिसे उन्होंने रेंट आउट किया. नाउ दे हैवंट डिसाइड कि उस इनकम को किस रेशो से आपस में शेयर किया जाएगा. तो इन दैट केस इनकम विल बी स्प्लिट इन 50-50 रेशो, यानी हाफ ऑफ इनकम दोनों की कंसिडर की जाएगी. डजेंट मैटर कि हस्बैंड की जो परसेंटेज है उसकी ऑनरशिप की वो 70% है या 90% है, या वाइफ की 95% है ऑनरशिप की परसेंटेज, डजेंट मैटर टू दिस. अगर उन्होंने आपस में डिसाइड नहीं किया तो उनकी जो इनकम है वो इक्वली शेयर की जाएगी. बट वो डिसाइड भी कर सकते हैं, इफ़ दे डिसाइड, इफ़ दे इलेक्ट कि इनकम का कितना पार्ट किसको मिलेगा, देन उसके मुताबिक वो इनकम फिर हर एक इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम में शामिल की जाएगी. जनरली इनकम जनरेटेड फ्रॉम एसेट जॉइंटली ओन इज स्प्लिट 50-50 बिटवीन स्पाउसेस रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल परसेंटेज ऑनरशिप. डजेंट मैटर कि वो कितनी परसेंटेज किसने ओन किया, इससे कतई नज़र हमने क्या करना है, जो भी उसकी इनकम है वो 50-50 के हिसाब से डिवाइड कर देनी है. लेकिन इलेक्शन अवेलेबल है, दे कैन चूज टू शेयर द इनकम इन अ पर्टिकुलर रेशियो. Where jointly owned assets are held other than in 50-50 ratio, an election can be made to HMRC. यानी जहाँ पे आपके पास उस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप जो है वो 50-50 नहीं है, तो फिर वो इलेक्शन कर सकते हैं फॉर द इनकम टू बी टैक्स ऑन इंडिविजुअल स्पाउसेस अकॉर्डिंग टू देयर एक्चुअल परसेंटेज ऑनरशिप. तो तब जो 70% ओन कर रहा है वो 70% इनकम का हकदार है, जो 30% ओन कर रहा है वो 30% इनकम का हकदार है. सो रिमेंबर दैट कि जहाँ पे वेयर जॉइंटली ओन एसेट्स आर हेल्ड अदर देन इन 50-50 रेशो, तब ये इलेक्शन किया जा सकता है. अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी 50-50 के रेशो से ही ऑन की जा रही है तो उसकी इनकम भी 50-50 के रेशो से ही डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी. लेकिन अगर परसेंटेज ऑनरशिप चेंज है तो यू कैन इलेक्ट इन अकॉर्डेंस विद परसेंटेज ऑनरशिप कि इनकम आपकी उसी तरह से असेस की जाए. Children under the age of 18 are taxable persons. However, their income typically fall short of their personal allowance. Means जो भी children हैं they are also liable for tax. लेकिन यूजली क्या होता है कि उनकी इनकम इतनी कम होती है कि वो पर्सनल अलाउंस की वजह से ही ज़ीरो हो जाती है और उन्हें कोई टैक्स लायबिलिटी पे नहीं करनी पड़ती. Now about the fact that we have discussed earlier that sometimes we need to adjust the personal allowance for the high income earner. The reduction of personal allowance is based on taxpayers adjusted net income. But आपके पास personal allowance में adjustment किसकी बेस पे की जाती है? Adjusted net income की बेस पे. Now what is mean by adjusted net income? Remember इस term को आपने याद रखना है, how to calculate the adjusted net income. This is कि अगर आप net income में से डोनेशन अंडर गिफ्टेड स्कीम और उसकी भी ग्रॉस अमाउंट और कंट्रीब्यूशन टू पर्सनल पेंशन फंड और इसकी भी ग्रॉस अमाउंट डिडक्ट कर दें, यू विल गेट द एडजस्टेड नेट इनकम. अगेन रिमेंबर दैट कि आपके पास ये जो ऊपर फॉर्मेट है इसमें नेट इनकम हमने यहाँ तक कैलकुलेट की है. तो ये जो नेट इनकम आपकी आई है इन टोटल दिस वन, इसमें से आपने लेस कर देने हैं क्या क्या,
यू हैव टू डिडक्ट डोनेशन। अगर उस इंडिविजुअल ने डोनेशन दिया है गिफ्ट एड स्कीम के तहत तो उसकी ग्रॉस अमाउंट, और अगर उसने कंट्रीब्यूशन की है टू पर्सनल पेंशन फंड उसकी भी ग्रॉस अमाउंट। अगर दोनों हैं तो दोनों डिडक्ट कर देंगे। यू विल गेट द एडजस्टेड नेट इनकम फिगर। Now, for example, if you have calculated the adjusted net income, then the next step is to adjust the personal allowance. तो क्या पर्सनल अलाउंस आपको हर सूरत में एडजस्ट करना पड़ता है? आंसर इज नो। पर्सनल अलाउंस को एडजस्ट करने के लिए इट इज़ नेसेसरी दैट द एडजस्टेड इनकम ऑफ दैट पर्सन इज बिटवीन 1 लाख टू 1,25,140 पाउंड। यानी एक पर्सन की इनकम अगर 1 लाख पाउंड से 1,25,140 पाउंड के दरमियान है तो तब आपको पर्सनल अलाउंस को एडजस्ट करना है। इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर एक पर्सन की इनकम अप टू 1 लाख है देन उसे फुल पर्सनल अलाउंस अवेलेबल है 12,570 का। और अगर एक इंडिविजुअल की इनकम अबव 1,25,140 है तो ऐसी सूरत में कोई पर्सनल अलाउंस उसके लिए अवेलेबल नहीं है। राइट, अगेन आई विल रिपीट दैट कि आपके पास एक पर्सन की इनकम अगर 1 लाख से 1,25,140 के दरमियान है, इफ इट इज बिटवीन 1 लाख टू 1,25,140 देन पर्सनल अलाउंस नीड टू बी एडजस्टेड। एंड अगर इस बात का दूसरा मतलब ये हुआ कि उसकी इनकम अगर अप टू 1 लाख है तो इट मीन्स उसे फुल पर्सनल अलाउंस अवेलेबल है। एंड इफ इट इज इनकम इज above 1,25,140 then there is no personal allowance available to him. Now how to adjust the personal allowance? This is a stepwise approach. In the first step you have to identify the adjusted net income. ANI means adjusted net income in excess of 1 lakh. And the first step you have to identify adjusted net income in excess of 1 lakh. Then in second step multiply the excess portion by 50%. जितना भी पोर्शन 1 लाख से अबव है उसका आपने 50% ले लेना है। एंड देन रिड्यूस दैट अमाउंट फ्रॉम 12,570। फिर आपने क्या करना है, रिड्यूस कर देना है जो भी अमाउंट सेकंड स्टेप के नतीजे में आपने कैलकुलेट की थी उसे 12,570 से रिड्यूस कर देना। तो 3 स्टेप अप्रोच इज आइडेंटिफाई एडजस्टेड नेट इनकम इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। सेकेंड, एक्सेस पोर्शन अबव 1 लाख उसे आपने मल्टीप्लाई कर देना है 50% से। एंड थर्ड स्टेप, रिड्यूस दैट अमाउंट फ्रॉम 12,570। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडिविजुअल हैज़ एडजस्टेड नेट इनकम ऑफ 1,10,000, अगर एक इंडिविजुअल की इनकम एडजस्टेड नेट इनकम 1,10,000 है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मच ऑफ दिस इज इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, कितनी अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा। सो दिस इज 10,000। 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट जो है आपके पास एडजस्टेड नेट इनकम की वो 10,000 है। मेक इट हाफ कर दें इसका, इट विल बी 5,000। एंड नाउ दिस 5,000 विल बी रिड्यूस फ्रॉम पर्सनल अलाउंस ऑफ 12,570। सो 12,570 में से ये 5,000 आपने रिड्यूस कर दिया। इस तरह आपके पास 7,570 एडजस्टेड पर्सनल अलाउंस आ गया। तो रिमेंबर these 3 steps. फर्स्ट, आइडेंटिफाई किया एडजस्टेड नेट इनकम को जो कि 1 लाख से ज़्यादा थी। इन केस योर इनकम इज़ 1,10,000, द पोर्शन इन एक्सेस ऑफ 1 लाख इज़ 10,000। सेकेंड स्टेप, आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसे 50% से, आपके पास आ गया अमाउंट 5,000। थर्ड स्टेप, whatever you have calculated in the second step means 5,000, इसे आपने पर्सनल अलाउंस की अमाउंट से डिडक्ट कर देना and you will get the adjusted personal allowance. Now check your knowledge about this. For example, Tom has an employment income of 1,15,000. अगर टॉम की एम्प्लॉयमेंट इनकम 1,15,000 है, they haven't mentioned anything else. ये मेंशन नहीं है कि उसने कोई डोनेशन दिया है गिफ्ट एड स्कीम के तहत, ये भी मेंशन नहीं है कि उसने कोई कंट्रीब्यूशन की है पर्सनल पेंशन फंड को। सो हेयर इट मीन्स द एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑफ 1,15,000 इज हिज एडजस्टेड नेट इनकम। तो यहाँ पे उसकी एडजस्टेड नेट इनकम भी 1,15,000 ही होगी।
राइट। अगर आपके पास कोई डोनेशन उसने दिया होता, कोई कंट्रीब्यूशन की होती पर्सनल पेंशन फंड में, तो तब हम नेट इनकम में से उसे लेस करते और फिर फाइंड आउट करते कि एडजस्टेड नेट इनकम क्या है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा डोनेशन नहीं है, कोई भी ऐसी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वट एवर इज हिज इनकम इज हिज एडजस्टेड नेट इनकम। अब स्टेप वाइज अप्रोच के मुताबिक फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई किया कितना पोर्शन आपके पास 1 लाख से ग्रेटर है। तो 1,15,000 माइनस 1 लाख, ये आपके पास 15,000 का इसका पोर्शन 1 लाख से ग्रेटर है, राइट। देन यू हैव टू मेक इट हाफ। 15,000 को आपने हाफ कर देना है बाय मल्टीप्लाइंग विद 50% एंड दिस विल बी 7,500। ये हो गया दूसरा स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि कितना पोर्शन 1 लाख से ज़्यादा। सेकेंड स्टेप में हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि उसको हाफ करके क्या अमाउंट आती है, तो वो आ गई 7,500। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, स्टेप 3 में जो भी आपका इस साल का पर्सनल अलाउंस की एक बेंचमार्क अमाउंट है, उसमें से ये 7,500 हम लेस कर देते हैं। सो आफ्टर दैट यू विल गेट 5,070, I think so. So this is how the personal allowance of Tom has been adjusted, whose employment income is 1,15,000. Now Catherine के हवाले से 1,23,000 इसकी इनकम है. How it will be adjusted? If Catherine has a income of 1,23,000, तो अगेन ये बात समझ लें कि चूँकि इस कैथरीन ने कोई भी डोनेशन या फिर कंट्रीब्यूशन टू पर्सनल पेंशन फंड नहीं की थी, सो दैट इज़ वाई हर एडजस्टेड नेट इनकम इज़ 1,23,000। तो स्टेप वाइज अप्रोच के मुताबिक फर्स्ट स्टेप में आपने ये आइडेंटिफाई किया कि उसकी कितनी इनकम 1 लाख से ग्रेटर है, तो इट विल बी 23,000। देन आपने ये आइडेंटिफाई किया कि इसका 50% क्या आएगा, सो इट विल बी 11,500। देन जो भी आपके पास पर्सनल अलाउंस है 12,570, उसमें से आप ये अमाउंट 11,500 की माइनस कर देंगे एंड यू विल गेट द एडजस्टेड पर्सनल अलाउंस, और एडजस्टेड पर्सनल अलाउंस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1,070, राइट। सो दिस इज हाउ द एडजस्टमेंट टू पर्सनल अलाउंस विल बी कैलकुलेटेड। बिफोर डूइंग द थर्ड पार्ट, जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ एक फिगर कि एक पर्सन है मिस्टर ए, उसकी जो एडजस्टेड नेट इनकम है वो एग्जैक्टली 1,25,140 है। उसकी एडजस्टेड नेट इनकम कितनी है, 1,25,140। तो इसी बात को अगर हम स्टेप वाइज अप्रोच के मुताबिक सॉल्व आउट करें तो इट विल बी लाइक दैट कि एक्सेस अमाउंट ऑफ फाइंड आउट कर रहे हैं, देन आप इसका हाफ कर रहे हैं, और ये हाफ आप जब लेस करेंगे करंट ईयर के पर्सनल अलाउंस में से, सो इट विल बिकम 0। मीन्स इफ अ person has a income of adjusted net income of 1,25,140, then there is no personal allowance available to him. जस्ट ये बात प्रूव करनी थी, उसके लिए हमने ये बात assume की। Now see the next question. In this question they are saying that Mary received employment income of 1,30,000 in the tax year 21-22, और she also made gift aid donation gross 18,000। अब इस क्वेश्चन में पहली दफ़ा इन्होंने बताया कि इस इंडिविजुअल पर्सन ने, मैरी ने, कुछ डोनेट भी की है अमाउंट, और वो ग्रॉस अमाउंट बताई है। रिमेंबर, एडजस्टेड नेट इनकम को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, हेयर वी नीड टू कंसिडर द डोनेशन अंडर गिफ्ट एड स्कीम, ग्रॉस जो है वो आपके पास आपको डिडक्ट करना है। तो ये ग्रॉस ही अमाउंट आपको दी हुई है। सो व्हाट यू हैव टू डू, first you have to find the adjusted net income of that particular person. Her income is 1,30,000, and from this income the gross contribution of 18,000 will be deducted. So to calculate
the adjusted net income of 1,12,000, right? This is our net income, and from this net income we have deducted the gross contribution, gross donation. So we will get the adjusted net income as 1,12,000. अब इस 1,12,000 के हवाले से वैसे ही ट्रीटमेंट करनी है, आइडेंटिफाई करें कितना पोर्शन इसका 1 लाख से ग्रेटर है, यह आ जाएगा 12,000। देन आप ये आइडेंटिफाई करें कि इस 12,000 का 50% क्या आता है, यह आ जाएगा 6,000। एंड देन फिर आपने क्या करना है, आपने 12,570 में से इस 6,000 को लेस कर देना, यू विल गेट द adjusted allowance as 6,570. So that is how the personal allowance should be adjusted. Now what you have to do? You have to do illustration 1, which is on PDF 67. This is from Kaplan book, and test your understanding 1, which is on PDF page number 68. So remember these things कि आपने अब आप क्या करना है कि ये illustration जो कि PDF पेज नंबर 67 पे है और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एज प्रैक्टिस करनी, राइट? नाउ दे आर सेइंग अबाउट दैट अ टैक्स पेयर विद अ एडजस्टेड नेट इनकम इन एक्सेस ऑफ 1,25,140 विल देयरफॉर बी एंटाइटल्ड टू नो पर्सनल अलाउंस. When an individual has an adjusted net income of 1,25,140, his personal allowance will be reduced to 0, right? And when adjusted net income is 1,25,140, इसी की कैलकुलेशन की गई है कि कैसे ये 0 हो जाता है.